हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स अध्याय 10, जिसके बारे में हमने तमाम हेडिंग्स को डिस्कस भी कर दिया है। मैं एक बार और आपको रिवीजन के क्रम में चीज़ों को बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। हमारा जो अध्याय 10 है, इसको हम लोग इकाई 3 किताब में या इकाई 3 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो भी हमारे आसपास प्राकृतिक घटनाएं हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो प्राकृतिक घटना हमारी पहला होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ये नेचुरल फेनोमेना है, प्राकृतिक घटना होती है। प्रकृति में ऐसा होता है, सूर्य उदय होते हैं, उनकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, किसी वस्तु पर पड़ती हैं, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। तो ये प्राकृतिक घटना है। अपवर्तन भी प्राकृतिक घटना है, क्योंकि अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। तो जब भी प्रकाश को हम किसी टार्च को अगर हम जल में ऐसे दिखाते हैं, तो जल के अंदर भी टार्च की लाइट चली जाती है, यानी प्रकाश जल के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। ये प्रकाश की घटना है। ठीक इसी तरह से रात को अगर आप पानी में देखिए तो मछलियाँ नहीं दिखाई देती हैं अगर आप टार्च नहीं जलाएंगे, लेकिन दिन में आप पानी में मछलियों को देखिए तो दिखती हैं। क्यों दिखती हैं? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो पानी में भी प्रवेश करता है। और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो उसके लिए प्रकाश जिम्मेदार है। अगर प्रकाश नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, ये प्राकृतिक घटनाएँ होती हैं, जैसा कि हम लोग दैनिक जीवन में अनुभव भी करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है। मैं बस जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। कोई भी चीज़, हमें वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत है। आप देखते होंगे कि आप बैठे हैं, खाना खाते हैं, लाइट चली जाती है तो आपका भोजन वाली थाली दिखती नहीं है। तो प्रकाश ही हमें वस्तुओं को देखने में सहयोग करता है। देखिए, लिखा भी अंधेरे में रखी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता, आपतित होने का माने गिरता है, तो वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है। हमने आपको बताया भी था कि किसी चीज़ को हम कैसे देख पाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उस पर प्रकाश आपतित हो। आपतित होने का मतलब गिरा, और फिर वहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँख में प्रवेश करती है। जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि कमरे में आप बैठे हैं, कोई सामान है, लाइट चली गई तो आपको नहीं दिखती है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि जिस वस्तु को देखना है उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, उस पर प्रकाश गिरे। और प्रकाश से गिरने के बाद घटना क्या होती है कि वहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आँख में प्रवेश करे। जब ये बातें होती हैं तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना का मतलब एक कार्य को अंजाम देना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आँख को संवेदित करती है, हमारे आँख से काम करवाती है। कौन सी काम करवाती है? वस्तुओं को देखने का, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। जब हम लोग जानते ही हैं, प्रकाश को तो स्वयं देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमको वो चीज़ों को दिखाने में सहयोग करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश का गुण है। हमने आपको सब डिस्कस भी किया था कि प्रकाश से गुण क्या क्या होते हैं। उसमें हमने 7-8 गुण के बारे में बताया था। प्रकाश की चाल भी होती है निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ वायु नहीं है। निर्वात को कहते हैं जहाँ वायु नहीं है। वैक्यूम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में निर्वात बोलते हैं। तो अगर जहाँ भी निर्वात होती है वहाँ प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी हम लोग कहते हैं। प्रकाश बहुत तेज गति से चलता है। ये प्रकाश का गुण है, क्वालिटी है, इसकी मेरिट है। चलिए, तो अगला हमारा आइटम है, हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। किताब जो भी आपके लगे हैं उन चीज़ों को मैं चाह रहा हूँ एक बार दोबारा आपको कर दूं, ताकि जो भी कन्फ्यूजन से वो आपके दूर हो जाए। देखिए, जो वस्तुएं हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर 2 प्रकार की होती है। यानी किसी भी वस्तु को जो हम लोग जो देखते हैं वो या तो प्रकाश का स्रोत कह लिया जाए, उसके आधार पर 2 प्रकार की होती है। वो कौन सी वस्तु होती है? एक होती है लुमिनस बॉडी
एक होती है नॉन लुमिनस बॉडी। यानी कोई भी चीज़, जैसे मान ली हम स्केच है तो स्केच या तो लुमिनस बॉडी होगा या तो नॉन लुमिनस बॉडी होगा, या तो ये प्रदीप्त वस्तु होगी या तो अप्रदीप्त वस्तु होगी। हमने चर्चा भी किया था प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, जिस वस्तुओं के पास अपना खुद का प्रकाश होता है वो प्रदीप्त। जैसे बल्ब, लाइट, वो होता है वो लुमिनस बॉडी होती है। आपका दीपक घर में जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, ये सब लुमिनस बॉडी है, प्रदीप्त वस्तु है। और क्या चीज़ अप्रदीप्त है, ये स्केच। ये स्केच जो है लाइट चली जाए तो स्केच आपको कोई प्रकाश नहीं देगा। अभी आप टॉर्च को जलाएं तो टॉर्च आपको प्रकाश देगा, तो टॉर्च को लुमिनस बॉडी कहते हैं। स्केच को क्या कहेंगे, नॉन लुमिनस बॉडी। और प्रदीप्त वस्तु है, किताब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्रदीप्त या अप्रदीप्त। अप्रदीप्त को ही अदीप्त भी कहते हैं। तो जिन वस्तुओं के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है वो दूसरे के प्रकाश से दिखती हैं, उसको अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जिन वस्तुओं के पास अपना खुद का प्रकाश होता है वो अपने प्रकाश से दिखाई देती हैं, उनको कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो देखिए प्रकाश का गुण है, पहला गुण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी तरंग के माध्यम से वो चलता है। पहली प्रॉपर्टी है प्रकाश को चलने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम आप चलते हैं तो हम आपको चलने के लिए क्या चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, बस चाहिए, हवाई जहाज़ चाहिए। क्या हम ऐसे अपने आप चले जाते हैं बिना किसी साधन के? तो उत्तर है नहीं। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत नहीं, कोई आदमी पकड़ के उसको ले जाए, ऐसा नहीं होता। किसी मोटरसाइकिल की ज़रूरत नहीं है, किसी हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं है। तो प्रकाश को संचरण होने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गति करता है। निर्वात में देखिए हवा भी नहीं होता। जैसे आपके दिमाग में होगा कि प्रकाश हवा के माध्यम से जाती है, ये भी बात असत्य है। हवा भी प्रकाश को नहीं ले जाती। प्रकाश को ले जाने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश हर जगह अपने आप चली जाती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए एक पॉइंट और है, प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है, कभी स्थिर नहीं रह सकता। जो प्रकाश के पुंज होते हैं, यानी जहाँ से लाइट निकलती है, वो हमेशा कंटिन्यूअस निकलती रहती है, वो रुकती नहीं है, और वो चारों तरफ विस्तृत होती रहती है, फैलती रहती है। तो प्रकाश हमेशा गतिमान होता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश कभी रुक जाए, कभी नहीं रुकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसी को हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के नाम से भी जानते हैं। प्रकाश देखिए सरल रेखा में गति करता है। इस पर कुछ बच्चों ने डिस्कस भी किया था, तो हमने आपको बताया था कि आप टॉर्च को जलाइए ऐसे, और यहाँ कोई दफ्ती रख दीजिए। तो जब यहाँ टॉर्च जलाते हैं तो दफ्ती रोक लेता है प्रकाश को। अभी दफ्ती हटा देंगे तो प्रकाश आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दफ्ती लगाने के बाद आगे अंधेरा हो जाता है, तो इसका मतलब प्रकाश सीधा नहीं चलता, सीधा चलता है। अगर हम दफ्ती लगाते या अंधेरा नहीं होता, लाइटेड होता, तो हम कहते कि भाई दफ्ती के ऊपर से प्रकाश उधर चला गया, घूम करके चला गया। लेकिन प्रकाश घूम के तो जाता नहीं है। अभी आप किसी एक कमरे में हैं, आप टॉर्च जलाइए तो दूसरे कमरे में वो टॉर्च नहीं जाता। अगर दीवार है बीच में तो कैसे टॉर्च की लाइट दूसरे कमरे में जाएगी? जाएगी नहीं। आप क्या सोच रहे हैं कि दीवार से घूम के लाइट चली जाएगी? दरवाजे से घूम करके कमरे में आप बंद हैं तो आप उस कमरे में टॉर्च जलाते हैं, तो क्या लाइट घूम करके, जैसे आदमी घूम के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से तीसरे चौथे कमरे में चला जाता है, तो क्या लाइट भी जाती है? तो उत्तर है नहीं। लाइट सीधा चलता है, लाइट घूम के नहीं चलता है। इसी को कहते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति करता है। ये भी बात हम लोग जानते हैं। अगला आइटम है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। हाँ, एक चीज़ है कि जब प्रकाश किसी एक मीडियम से, एक मीडियम का मतलब मीडियम माने होता है माध्यम, जैसे हवा, हम लोग किस माध्यम में रहते हैं? एयर मीडियम में। हम कहाँ हैं? हवा माध्यम में। क्योंकि अगर हमको हवा 1 मिनट न मिले तो हमारा जीवन संभव नहीं है। 2 मिनट में हम दम घुट जाएंगे और भगवान के पास चले जाएंगे। तो आदमी किस माध्यम में जीता है? हवा माध्यम में। पानी माध्यम में भी हम जाते हैं, लेकिन अभी डुबकी लगाइए तो आप डुबकी लगाने के बाद तुरंत ऊपर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हवा के अंदर वाटर नहीं मिलता आपको, सॉरी वायु नहीं मिलता है, तो ऊपर आपको आना पड़ता है। तो आदमी किस माध्यम में जीता है? हवा माध्यम में। मछलियाँ किस माध्यम में होती हैं? मछली हवा माध्यम में नहीं जीती है, वो पानी वाले माध्यम में जीती है, क्योंकि वो पानी से ही ऑक्सीजन ले लेती है, तो वो जीती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। उसकी दिशा भी बदल जाती है, उसकी चाल भी बदल जाती है। इसको हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे क्यों बदलता है, इसका रीज़न क्या है। यानी प्रकाश अगर जा रही है ऐसे हवा में तो हवा में सीधे चलेगी, जब पानी में जाएगी तो थोड़ा सा मुड़ जाती है, सीधा नहीं जाती है। जब हवा से पानी में घुसती है
हवा एक माध्यम है, पानी दूसरा माध्यम है। तो जब हवा से पानी में वो जाएगी तो सीधा नहीं जाएगी, थोड़ा सा प्रकाश की चाल में भी परिवर्तन हो जाता है और साथ ही साथ उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसा होता है, इसी घटना का नाम हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इतना जाना है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सीधे नहीं जाती है, थोड़ा सा जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है और थोड़ा सा उसके वेलोसिटी में भी परिवर्तन आ जाता है। चलिए, अब अगला आइटम हमारा है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश घुस ही नहीं पाएगा। जैसे ये आपका किताब है, यहाँ हम टार्च को जलाते हैं तो क्या इधर टार्च की लाइट निकलेगी? तो उत्तर है नहीं निकलेगी। हम दीवार पर, इस दीवार पर टार्च जलाते हैं तो क्या टार्च उस साइड में निकलेगी? तो नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि ये माध्यम पारदर्शी नहीं है। कौन सा माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम। तो आप समझ गए अपारदर्शी माध्यम क्या होता है। अपारदर्शी माध्यम वो होता है जिससे हो करके प्रकाश नहीं गुजरती है, प्रकाश क्रॉस नहीं करती है। अभी एक शीशा ले लिया जाए, शीशा में इधर से टार्च जलाइए तो उधर चला जाएगा। तो शीशा क्या है? पारदर्शी माध्यम है। यानी प्रकाश की किरणें किस माध्यम से होकर गुजरती हैं? तो उत्तर है पारदर्शी माध्यम से। अगला आइटम है चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए चमकदार सतह की बात कर रहा है। चमकदार सतह का मतलब वही जो आप मुंह देखते हैं जिसमें समतल दर्पण होता है, तो उसकी एक साइड पर ये एक जो साइड होती है उस पर पॉलिश लगा होता है, लाल ऑक्साइड का पॉलिश, लाल ऑक्साइड का पॉलिश होता है। और दूसरा जो सतह होता है वो चमकदार होता है, चमकदार। तो आप देखते भी हैं जो चमकदार से जब इस पर हम टार्च ऐसे जलाते हैं, टार्च ऐसे जलाते हैं तो ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है बाहर की तरफ। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चमकदार सतहों से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। एक प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन क्या होता है कि जब इधर से टार्च जलाते हैं तो ये टार्च ऐसे सीधे घुस जाएगा, अंदर चला जाएगा। जैसे ऊपर हवा है और नीचे पानी है, तो पानी पारदर्शी माध्यम होता है। तो जब ऐसे हम लोग जलाते हैं तो ये सीधे निकल जाता है, थोड़ा सा मुड़ते हुए, थोड़ा सा मुड़ता है, ज़्यादा नहीं मुड़ता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, लेकिन दूसरे माध्यम में चला जाता है। इसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो आपसे पूछा भी जा सकता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आप कहेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो यहाँ एक चमकदार सतह होती है, चमकदार, जैसे समतल दर्पण हो गया। लेकिन ये सतह चमकदार नहीं होती है, जैसे पानी का सतह है, नीचे पानी है ऊपर हवा है, तो पानी का सतह कोई चमकदार नहीं होता है। तो इसमें ऐसी एक घटना होती है, प्रकाश का अपवर्तन है, ये प्रकाश का परावर्तन है। तो चमकदार सतहों से परावर्तन होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। जो प्रकाश की किरणें हैं वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं। बस इतना आप याद रखिए कि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बनी, VIBGYOR होता है, VIBGYOR। थोड़ा सा मैं चर्चा भी कर देता हूँ। इसको कहते हैं वायलेट, इसको कहते हैं इंडिगो, इसको कहते हैं ब्लू, इसको ग्रीन, इसको येलो, इसको ऑरेंज, इसको रेड। तो ये जो है प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना। जो भी हमारे ऊपर सूर्य की लाइट पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसमें 7 रंग होते हैं और 7 रंगों का मिला जुला मिश्रण प्रकाश हमको मिलता है। अगला आइटम है प्रकाश से किरण क्या होती है। तो प्रकाश से किरण को हम लोग जाना है, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखी मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश से किरण कहते हैं। मतलब किसी एक मीडियम में प्रकाश की किरणें जब जाती हैं, समांग माध्यम माने जो कहीं घना ना हो कहीं विरल ना हो, तो समान रूप से अगर कोई माध्यम है, इसमें आप ऐसे टार्च जलाते हैं तो ऐसे टार्च सीधा चलता है, इसी को कहते हैं प्रकाश की किरण।
जैसे गणित में आप लोग किरण पढ़े हैं, ठीक उसी तरह से प्रकाश की किरण एक रेखा में ऐसे चलती है, सीधी रिजुरेखीय मार्ग पर लिखा देखिए, रिजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है। रिजुरेखीय मार्ग का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। प्रकाश आप कभी ऐसा नहीं सोचे होंगे कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, वो ऐसे नहीं जाता, वो सीधा, इसी को कहते हैं रिजुरेखीय। रिजुरेखीय मार्ग पर गमन करता है। तो जिस रिजुरेखीय मार्ग पर गमन करता है इसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रास्ते को ही, रिजुरेखीय मार्ग को ही प्रकाश की किरण के नाम से जानते हैं। अब आइए अगला आइटम हमारा है किरण पुंज क्या होता है। किरण तो हमने जान लिया, किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज में ये कई लाइट चलती है, एक साथ कई किरणें होती हैं, ये किरण पुंज है। पुंज माने होता है समूह। तो किरण, जैसे यहाँ तो हमने एक किरण दिखाया, यहाँ कितने किरण दिखाया? 4 किरण। तो ये 4 किरणों का समूह हो गया, तो इसको किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज। आपसे पूछा जाए किरण पुंज क्या है, तो आप कहेंगे प्रकाश के अनेक किरणों के समूह को किरण पुंज के नाम से जानते हैं। तो ये किरण पुंज हो गया। इसको इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो ये किरण पुंज है। चलिए, तो किरण पुंज भी हम लोग समझ गए। अब किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तो ये जो है 3 प्रकार का होता है, एक अभिसारी, एक अपसारी और एक समांतर। देखिए सबसे पहले मैं समांतर बता रहा हूँ। देखिए ये लाइन आपको समांतर दिख रही हैं, इसको कहते हैं जब किरणें समांतर होती है। समांतर मतलब इनके बीच की दूरी एक दिशा में जब चलती हैं तो सब समांतर होती हैं। तो ये कहते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और एक होता है कि तमाम किरणें आती हैं किसी एक पॉइंट पर ही मिल जाती हैं, सब आती हैं और किसी एक पॉइंट पर ही मिल जाती हैं, ऐसे। इसको कहते हैं अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ये अभिसारी किरण पुंज है। एक ऐसे होता है कि एक बिंदु से निकलती है, बाहर की तरफ फैलती जाती है। देखिए सब फैल गई हैं, एक ही पॉइंट से निकली फैल गई। इसको कहते हैं अपसारी। अपसारी माने फैलने वाला। तो ये अपसारी किरण पुंज है। तो 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। कौन कौन से? एक होता है समांतर किरण पुंज, जिसकी दिशा सबकी एक दिशा होती है। तमाम, आपसे पूछा जाए समांतर किरण पुंज क्या है, तो आप कहेंगे यदि आपतित प्रकाश में सारी किरणें एक ही दिशा में हो तो उसको समांतर किरण पुंज कहेंगे। फिर अपसारी किरण पुंज क्या होगा? यहाँ से जो प्रकाश आपतित हो रहा है, जो प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश फैलते हुए डायरेक्शन में पहुँचता है। मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ऐसे फैलता जाता है, ये अपसारी किरण पुंज है। अभिसारी क्या है कि तमाम किरणें आती हैं एक बिंदु पर मिल जाती हैं, तमाम किरणें, तमाम प्रकार से किरणें आती हैं और किसी एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं, उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी। इसको देखिए फिगर में भी दिखाया हुआ है। ये जो है ये है अभिसारी, ये अभिसारी किरण पुंज है, क्योंकि सारी किरणें आकर के एक पॉइंट पर मिल गई, तो ये अभिसारी किरण पुंज हो गया। ये है अपसारी। अपसारी किरण पुंज क्या होती है? एक बिंदु से स्टार्ट करती हैं और आगे माध्यम में फैलती जाती हैं। माध्यम में क्या होती हैं? आगे बढ़ने पर फैलती जाती हैं। ये है अपसारी, नाम से आपको याद करना। आइए देखिए, इनकी दिशा न फैल रही है न सिकुड़ रही है, एक दिशा में समांतर किरण पुंज है, एक दिशा में जाती है। तो इसको कौन सा किरण पुंज कहेंगे? समांतर किरण पुंज। तो बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, ये सब लिखा भी हुआ है। तो हमने आपको प्रकाश किरण के प्रकार बता दिए। उसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हमने आपको खूब बता दिया है, पूरा अच्छी तरह से हम आपको बताए हैं। थोड़ा सा मैं एक बार और किताबी भाषा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? ये कोई मीडियम है, परावर्तक तल है, M1 M2 ये परावर्तक तल है, और नीचे पालिश लगी हुई है। पालिश को हम लोग ऐसे शो करते हैं, और ऊपर का तल जो है चमकदार है। ये वाला जो तल है क्या है? चमकदार है। ये कोई प्रकाश से किरण आई, आने के बाद बिंदु P पर वो आपतित हुई। आपतित होना माने टकरा जाना, या
चमकदार सतह को छूने वाला बिंदु, इस बिंदु पर जब छूती है, आपतित होती है, तो फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, इंग्लिश में रिफ्लेक्ट बोलते हैं। ये कोण जो होता है, यहाँ से एक हम लोग अभिलंब डालते हैं, बिंदु बी पर एक लंब डालते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। बिंदु पी पर डाला गया अभिलंब, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण आई बना रही है, आई एंगल बना रही है, और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण है वो आर बना रही है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसीलिए आई से डिनोट किया गया। आई माने इंसिडेंट, इंसिडेंट माने आपतित होने वाली किरण, ये इसको बोलते हैं आपतित। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, या हिंदी में परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसको कहते हैं आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। आई और आर से हम लोग डिनोट करते हैं, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये है एन बी अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये सब इसमें लिखा भी गया है। लिखा है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह या तल से टकराता है, टकराता माने आपतित होता है, तो अधिकांश भाग उसी माध्यम में, ऐसे देखिए उसी माध्यम में, जैसे हवा से आया तो हवा में चला गया, तो उसी माध्यम में अधिकांश भाग उसका लौट जाता है। प्रकाश का किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाशीय किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस तल को कहते हैं परावर्तक तल। जिस तल से वो टकराई, ये जो M1 M2 तल है, इसको कौन सा तल कहेंगे, परावर्तक तल। प्रकाश के परावर्तन की मात्रा तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब प्रकाश अगर 100 मात्रा में आया तो 100 मात्रा में परावर्तित होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इसका तल कितना अच्छा है, कितना सही ढंग से वो चमकदार है। अगर पूरी तरह से अच्छा तल है तो 100 मात्रा की प्रकाश आती है तो 100 मात्रा परावर्तित भी हो जाएगी। लेकिन यदि ये तल बहुत अच्छा नहीं है तो 100 की लाइट आती है तो 100 की परावर्तित नहीं होती है, बल्कि 100 से कम 80 मात्रा, 80 क्वांटिटी की लाइट परावर्तित होगी और बाकी लाइट परावर्तित नहीं होगी। तो इसको भी ध्यान देना आपको। इस तल को परावर्तक तल कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन की मात्रा तल की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी परावर्तन की जितनी मात्रा हुई, कितना प्रकाश, कितनी अधिक मात्रा में प्रकाश परावर्तित हुआ, तो ये तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तल अच्छा है तो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश परावर्तित होगा, यानी जितना आया सब चला जाएगा। तल अगर बहुत चमकदार नहीं है तो जितना आएगा उतना पूरा परावर्तित नहीं होगा, कुछ कम परावर्तित होगा। तो आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा, प्रकाश के परावर्तन की मात्रा तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। जब किसी चिकने पालीदार पीठ से परावर्तन हो रहा हो तो उसे नियमित परावर्तन, हमने सब डिस्कस भी कर दिया था कि आपको परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि ये तल जो होता है एकदम प्लेन होता है, चमकदार होता है, अच्छा परावर्तक तल होता है। और अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होते हैं, ये तल जो है खुरदरा होता है, चमकदार नहीं होता है, समतल नहीं होता है, तो इसमें अनियमित परावर्तन होता है। उसी को हम लोग अनियमित या विसरित परावर्तन भी कहते हैं। चित्र लिखा है, चित्र में M1 M2 एक परावर्तक तल है जिस पर प्रकाश की किरण AB बिंदु B पर आपतित होती है। प्रकाश की किरण AB है, ये ऊपर है तो AB आपतित होती है। उसके बाद यह B और C यहाँ ढक गया, BC टकराकर BC दिशा में जाती है, यानी BC परावर्तित किरण है, BC दिशा में जाती है। तो AB वाला B परावर्तित होता है तथा दर्पण यानी परावर्तक तल से टकराकर BC दिशा में परावर्तित हो जाती है। किरण AB को आपतित किरण कहते हैं, इस वाले को आपतित किरण कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और बिंदु B को आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो पॉइंट B है जिस पर यह अभिलंब खींचा गया है, इस बिंदु B को कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद करना है। आपतन बिंदु B से दर्पण के लंबवत रेखा
आपतन बिंदु बी से दर्पण के लंबवत जो रेखा है बी एन, एक एन ऊपर यहाँ पर है, ये जो बी एन है इसको आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहते हैं। बी एन को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। सारी चर्चा हमने पहले भी आपको कर दिया है, इसको अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण ए बी और अभिलंब के बीच बना कोण ये आपतन कोण होता है। फिर उसको आई से डिनोट करते हैं, और एक परावर्तन कोण होता है जिसको आर से डिनोट करते हैं। सब कहानी हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। हमने आपको डिस्कस किया था कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए ये है आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ये दूसरा नियम है। पहला नियम है कि ऐसे फिगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ से किरण आपतित होती है जिसका नाम ए बी किरण रख दिया गया। यहाँ से बी सी, ये बी सी परावर्तित हुई और यहाँ से एक अभिलंब डाला गया, इसको बी एन कहा गया अभिलंब। ये आई होता है और ये आर होता है। ये सब कहानी इसमें हम लोग जाने हैं। तो इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, और एन बी को कहते हैं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये आपतन बिंदु है, बी को आपतन बिंदु कहते हैं, और एन बी अभिलंब है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तो देखिए ये रेखा यानी आपतित किरण, ये रेखा यानी परावर्तित किरण, और ये एन बी यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। आपतित किरण परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब एक बोर्ड पर। इस बोर्ड पर हमने इस फिगर को बनाया है। तो ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये एक ही तल में है, यानी बोर्ड वाले तल में। बोर्ड एक तल है, ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं हम लोग। तो ये कई तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, यानी ये कोण इक्वल होता है। अगर ये 30 अंश तो भी 30 अंश, ये 40 अंश तो भी 40 अंश, ये 10 अंश तो ये भी 10 अंश, ये दोनों कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो परावर्तन कितने नियम है? परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं, छोटा बड़ा नहीं होते हैं। देखिए नीचे लिखा भी है कोण आई बराबर कोण आर, यानी आई आर आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए जो विशेष बातें समझनी हमको इस संबंध में, वो मैं आपको विशेष बात समझा रहा हूँ। वो विशेष बात क्या है? देखिए विशेष बात ये है कि जब कोई किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो आई बराबर 0 और आर बराबर 0, अर्थात किरण परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देखिए क्या मतलब है, मैं यहाँ थोड़ा फिगर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ ताकि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। देखिए मान लिया जाए कि ये आपका परावर्तक तल है जिसको हम लोग M1 M2 कहते हैं, और ये नीचे पालिश वाला सतह है। ये मान लिया जाए ये आपतन बिंदु है बी, तो बी पर कोई किरण अगर ऐसे आपतित हुई, नाम रख दिया जाए बी जैसा कि किताब में लिखा हुआ है, तो ये ऐसे बी सी ऐसे परावर्तित हो जाती है। ए बी आपतित होती है, बी सी परावर्तित होती है। होता क्या है कि यहाँ जो हम लोग बी एन अभिलंब खींचते हैं, ये बी एन अभिलंब, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, आई आई बराबर। थोड़ा सा इसको मैं समझाने के लिए इस कोण को मैं अभी मान ले रहा हूँ 45 अंश, दोनों बराबर होना है। तो हम पहले को 45 मानेंगे तो दूसरे को भी 45 मानेंगे। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से इसका एंगल 45 है, यहाँ से इसका एंगल 45 है। मैं इस एंगल को कम कर रहा हूँ, यानी हमने इसको अब 30 डिग्री पर डाल दिया। क्या डिग्री पर डाल दिया? तो ये भी ऐसे हो जाती है, भी यहाँ से 30 डिग्री पर ही जाएगी। ये नियम होता है कि जितना एक कोण होगा उतना एक कोण होगा। फिर मैंने एक कोण को और कम कर दिया, यहाँ से इस कोण को, यहाँ से एक कोण और छोटा हो गया, ये 10 डिग्री हो गया। तो यहाँ से इतना ही डिग्री पर ये भी मिल जाएगा हमको 10 डिग्री। फिर मैं और छोटा कर दूँ, इस कोण को 5 डिग्री कर दिए, तो जब परावर्तित होगी तो ये भी 5 डिग्री पर परावर्तित होगी। फिर और छोटा कर दिया जाए तो ये भी छोटा हो जाएगा, और छोटा कर, ये भी छोटा हो जाएगा। अगर सीधा डाल दिया जाए तो ये सीधी चली जाती है, अगर सीधा डाल देंगे तो सीधी चली जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए सीधा डालने का क्या मतलब, इस कोण को शून्य कर दिए, जो 45 था फिर घटा के 30 किए, फिर घटा के 15 किए, फिर घटा के 10, 5, ऐसे इसका मतलब घटते घटते कितना हो जाएगा? शून्य होगा। शून्य से छोटा तो होता नहीं है। तो अगर हम कोण आई को 0 कर देते हैं, यानी यहाँ 0 डिग्री पर डाल, 0 डिग्री मतलब सीधा डालना, तो 0 डिग्री पर वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, यानी आर भी शून्य होगा।
यानी इधर का भी कोण 0 है। जब इधर का 0 तो इधर का 0, इधर का 15, इधर का 15। तो जब 0 डिग्री पर डालते हैं तो 0 डिग्री पर ही इसको कहते हैं अभिलंबवत आपतन। अभिलंबवत आपतन यानी किसी किरण को आप तल पर लंब रूप में डालेंगे तो वो लंब रूप में परावर्तित हो जाएगी। इसका एक छोटा सा मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आप क्या करिए, एक दर्पण ले लीजिए, उस पर टार्च जलाइए, आँख पर लगा के टार्च को, आँख के सामने से टार्च को डालिए तो यहाँ से लाइट भी आपकी आँख पर आती है। आप थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, घर पर आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तिरछा कर दीजिए ऐसे तो ये भी ऐसे सर के ऊपर से निकल जाएगी, और तिरछा कर देंगे तो और ऊपर निकल जाएगी। आप सीधा डाल दीजिए 90 डिग्री पर, इसको 90 डिग्री कहते हैं, यानी अभिलंबवत डाल दिए। तो अभिलंबवत जब ऐसे डालेंगे ऐसे तो ये हमारी आँख में फिर वापस भी आ जाएगी। तो ये चीज़ ये विशेष बात बता रहा, कह रहा जब कोई किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत आपतित के केस में आई शून्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इसका जो एंगल बनेगा ही नहीं, सीधा आया यानी एंगल ही 0 हो गया, तो आपतन कोण शून्य हो गया। और जब आपतन कोण शून्य होगा तो हमारा परावर्तन का नियम कहता है परावर्तन कोण भी शून्य होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो आई 0 हो गया तो आर क्या होगा, वो भी 0 होगा। अर्थात किरण परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस चली जाती है, यानी जैसे गई थी वैसे उसी मार्ग पर वापस आ गई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिस पथ से वह आ रही है उसी पथ पर चली गई। अब देखिए, चूंकि परावर्तित किरण उसी माध्यम से होकर वापस जाती है, अतः इसकी चाल तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती है। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल बदलती है, तो उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण हवा से आती है, हवा में जाती है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम में रहती है तो उसका कोई भी चीज़ बदलता नहीं है, न तो उसका तरंगदैर्घ्य बदलता है, न तो उसकी चाल बदलती है। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसका तरंगदैर्घ्य और चाल में परिवर्तन आता है। रखने वाली बात है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम लोगों ने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी सीख लिया था। सारी कहानी मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ। एक बार पुनः मैं सोचा जल्दी जल्दी आपको दोहरा दूँ, तो इससे आपका एक रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जब भी चित्र बनाते हैं, इमेज हमको बनाना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमको बनाना है। तो देखिए, ये समतल दर्पण है, जो आप चेहरा देखते हैं उसी को समतल दर्पण कहते हैं। और इसमें यहाँ कोई वस्तु वो है, इसका हमको प्रतिबिंब बनाना है। ये प्रतिबिंब नीचे बना हुआ है, मैं थोड़ा पूरा फिगर आपको दिखा दूँ। देखिए, नीचे बना है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना। वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ बना है। कैसे बना है, यही बात हम लोग को समझनी है। तो मैं इसको यहाँ आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये आपका समतल दर्पण है, नीचे वाली तल में ऐसे पॉलिश कर दिया जाए। इसका नाम M1M2, किताब में भी आपके M1M2 दिया हुआ है। और यहाँ मैं किरण को लेता हूँ, वो किरण को, ये हमारा किरण है। तो जब भी हमको किसी किरण का प्रतिबिंब बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक नीचे की ओर ऐसे हम लोग सीधा खींचते हैं। एक किरण सीधे खींचते हैं। तो ये किरण जब सीधा डालेंगे, तो अभी हमने बताया है कि जब सीधा डालते हैं तो सीधा वापस भी चली जाती है, ऊपर चली जाएगी। आइए कोई दूसरे एंगल पर डालते हैं। तो जब इस एंगल पर डालेंगे तो यहाँ हमको अभिलंब भी खींचना पड़ेगा। यहाँ तो अभिलंब इसी पर हो जाएगा। तो एक अभिलंब खींचे या फिर जो जितना ये एंगल बनेगा, ठीक इतना ही एंगल ऐसे बन जाएगा। एक किरण ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये 1 नंबर आई, 1 नंबर वापस हो गई, क्योंकि 90 डिग्री पर आई है। जो किरण 90 डिग्री पर टकराती है वो वापस लौट जाती है। आज जो यहाँ से 90 से कम पर टकराती है वो उस रास्ते से नहीं जाती है, फिर उतना ही एंगल इधर बना करके ऐसे रिटर्न हो गई, वापस चली गई, परावर्तित हो गई। तो हमने 2 किरणों को लिया। किरण नंबर 1 जो परावर्तित होकर उसी रास्ते पर लौट गई। क्यों उसी रास्ते पर लौट गई? क्योंकि ये अभिलंबवत आई थी। तो जो अभिलंबवत आती है वो उसका मार्ग सिर्फ रिवर्स हो जाता है। आने का डायरेक्शन वही जाने का डायरेक्शन। यहाँ देखिए, आने का डायरेक्शन कुछ दूसरा है, जाने का डायरेक्शन कुछ दूसरा। रास्ता बदल गया, ये रास्ता नहीं बदला, खाली रास्ता उल्टा हो गया। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर चले गए। यहाँ जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पर कहाँ गए, तो दूसरे रास्ते पर जा रहा है। तो इसमें ऐसा ही होता है, जब भी अभिलंब के साथ कोई भी एंगल बनता है तो रास्ता बदल जाएगा। अब क्या करते हैं कि जो दोनों किरणें परावर्तित हुई, एक तो ये आई आपतित हुई, परावर्तित हो गई, ऐसे जा रही है। दूसरी किरण ऐसे आई, दूसरी नंबर ऐसे परावर्तित हुई। तो दोनों को इधर बढ़ाने पर ये कहीं मिलेंगी नहीं, फैलती जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको पीछे बढ़ा देते हैं।
और जब भी पीछे बढ़ाते हैं तो डैश 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 ऐसे बढ़ाते हैं, डैश 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 ऐसे बढ़ा दिए पीछे, फिर इसको भी पीछे बढ़ा देते हैं, तो फिर एक बिंदु पर मिल जाती है, इसको कहते हैं वो डैश। या कहीं कहीं आई भी लिखा रहेगा, आई का मतलब इमेज, आओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने होता है वो फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहते हैं वस्तु, आई को कहते हैं इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब। तो ये तरीका होता है प्रतिबिंब बनाने का, किसके द्वारा? समतल दर्पण द्वारा। तो समतल दर्पण द्वारा क्या तरीका होता है प्रतिबिंब बनाने का? एक किरण को लंबवत लेते हैं जो अपने मार्ग से वापस रिटर्न हो जाती है परावर्तन के पश्चात, दूसरी किरण को ऐसे पृष्ठ पर थोड़ा तिरछा डालते हैं तो आपतन कोण से कोई आपतन या अभिलंब से कोई एंगल बनता है, तो ये इसी एंगल पर इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है। दोनों किरणें इधर बढ़ाने पर मिलती नहीं है, फैलती जाती है, जिनको हम पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाने के बाद एक पॉइंट पर मिलती है, यही वस्तु का इमेज बनता है। इमेज को हम लोग कहते हैं कि ये आभासी है। जब पीछे बढ़ाते हैं, जब भी आप पीछे बढ़ाएंगे लेंस में या दर्पण में कहीं भी, तो ऐसे को हम लोग आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, आभासी प्रतिबिंब। एक चीज और घटना होती है कि ये दोनों त्रिभुज, आपने हाई कक्षा 9 में पढ़ा भी है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ बनता है। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ऐसी दशा में राइट, एक आपने कॉन्ग्रुएंस थ्योरम पढ़ा होगा, RHS-CT पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं समकोण कर्णभुजक सर्वांगसमता प्रमेय। तो समकोण देखिए 90 अंश का ये है, फिर ये हमारी ये भुजा दोनों में कॉमन है, और ये कोण भी बराबर होता है। कई नियम से इस बात को हम लोग बात करते हैं, ये कोण भी बराबर होता है। तो इसको हम लोग एंगल, साइड एंगल से भी सर्वांगसम कह देते हैं, चूँकि ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कैसे इस बात को हम प्रूफ करेंगे? ये कोण इस कोण के, यहाँ से मैं कर देता हूँ, ये अभिलंब है तो ये पूरा 90 डिग्री, और ये कोण थीटा माना तो भी थीटा होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम में ऐसा ही होता है। तो ये एंगल 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो थीटा हटा दिए तो कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, ये वाला। ठीक इसी तरह से अगर हम इस कोण की बात करें, इस कोण की बात करें तो ये कोण कितना होगा? तो इस कोण को देखिए मैं निकाल रहा हूँ, ये सीधा ये कंप्लीट की बात करें तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि सीधी लाइन है। अब हमको सिर्फ इतना निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ के 180 में से घटा देंगे। तो 180 में से घटाएंगे किसको जोड़ के? थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा। तो देखिए थीटा माइनस प्लस तो कट गया, ये 90 अंश प्लस थीटा अंदर है, और 180 माइनस से बाहर है। अब इसको मैं करूँगा तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा होगा, तो ये दोनों मिला के 90 हो गया। तो ये आई माइनस थीटा हमने यहाँ लिख दिया, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा आएगा। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये दोनों में है, तो एंगल, साइड एंगल से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम में क्या नियम चलता है कि ये सभी भुजा बराबर हो जाएगी, यानी ये जो लंबाई है वो इस लंबाई के बराबर हो जाएगी, यह लंबाई इस लंबाई के बराबर हो जाएगा। आए तो दोनों में है तो बराबर ही है, ये दूरी बराबर हो जाएगी। तो इससे हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कि ये दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। यानी ये अगर 10 सेंटीमीटर आपको मिलेगा, वस्तु अगर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पीछे उसका प्रतिबिंब भी बनता है। तो सब कहानी इसमें है, ये सब मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। फिर देखिए ये सब वही कहानी लिखा हुआ है, तो मैं पूरी कहानी आपको बता दिया हूँ। आगे मैं चलता हूँ। ये पॉइंट नंबर 3 की बात करें, जो समतल दर्पण है जिसमें आप चेहरा देखते हैं उसको याद कर लीजिए, उसको प्लेन मिरर या समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पीछे बढ़ाने पर बनता है। आगे जब किरणें परावर्तित होती हैं तो वो मिलती नहीं है कहीं, तो जब आगे नहीं मिलती हैं तो पीछे बढ़ाते हैं डैश डैश करके। तो जब भी किरणों को पीछे बढ़ा करके किसी पॉइंट पर मिलाया जाता है तो उस दशा में हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये सब भी हमने आपको बता दिया, जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर
प्रतिबिंब बनता है। यदि हम वस्तु को दर्पण से दूर हटाएं या दर्पण के पास लाएं तो प्रतिबिंब भी दूर हटता है, पास आता है। ये सब हमने डिस्कस कर दिया है। अगला आइटम देखिए, हम लोग देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनता है। आप देखते भी हैं जितना बड़ा आपका चेहरा है शीशा में उतना ही बड़ा आपका चेहरा दिखता है। ऐसा नहीं है कि आपकी आंख बड़ी है और चेहरे उसमें जब देखते हैं तो आंख आपकी छोटी हो जाती है, ऐसा होता नहीं है। तो जितना बड़ा आपकी आंख होती है, नाक होती है, मुंह होती है, जब आप दर्पण में प्लेन मिरर में देखते हैं तो उतना ही बड़ा आपका आंख, मुंह, नाक सब दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जिस आकृति में होती है, जिस आकार में होती है, ठीक उसी आकृति और आकार में प्रतिबिंब भी बनता है। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे उदाहरण सहित। हमने न्यूमेरिकल प्रश्नों को आपको हल नहीं कराया था, तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी हल करा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। सवाल है, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर की लंबी वस्तु रखी गई है। चलिए इसको मैं फिगर भी बना देता हूँ। तो एक समतल दर्पण है, मैं ऐसे कर देता हूँ समतल दर्पण, ऐसे समतल दर्पण है। इसको एक छोर को M1 मान लेंगे मिरर, एक दूसरे छोर को M2 मान लेंगे और मान लिया जाए कि यहाँ कोई वस्तु है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबाई है। आगे कितनी दूरी पर है? ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मिरर से कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए तो क्या पूछ रहा है? तो कह रहा समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु की लंबाई कितनी होगी। तो जो बनेगा वो कितना लंबा इधर पीछे बनेगा, यहाँ पर कितना लंबा बनेगा? तो उत्तर है 4 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा? तो जितनी दूरी पर है ये, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये सब हमने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया है, मैं सिर्फ रिवीजन के पर्पज से आपको बता रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो हमने आपको बताया था कि आधा, आपकी लंबाई जितनी है उसका आधा समतल दर्पण चाहिए। तो 170 सेंटीमीटर लंबा आदमी है तो दर्पण कितना चाहिए? तो 170 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा? 85 सेंटीमीटर। 85 सेंटीमीटर से देखिए व्यक्ति की ऊंचाई बटा 2 कर दिया। बटा 2 माने आधा करना, बटा 3 माने 1/3 करना, बटा 4 माने उसका 1/4 कर देना। आप जानते ही हैं। एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताइए। मान लिया जाए कोई बच्चा है, ये बच्चा यहाँ खड़ा है, तो इसका यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ से 60 की दूरी पर बना। कितनी दूरी पर बना? 60 सेंटीमीटर की दूरी। यहाँ खड़ा है और यहाँ से 60 की दूरी पर बन रहा है, यहाँ बच्चे का प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो कह रहा है बच्चे की समतल दर्पण से दूरी, यानी यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी। तो आप कह सकते हैं 30। कैसे कह दिए 30? क्योंकि जितना इधर रहता है उतना ही, तभी तो 60 होगा। तो अगर पूरा 60 है तो 30 इधर होगा, 30 इधर होगा, तभी तो 60 हुआ। तो हम बता देंगे कि दर्पण से बच्चा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होगा। तो जितनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है उसकी आधी दूरी पर दर्पण होता है। चलिए ये सब आप लोग जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की हम लोग बात करें। एग्जाम्पल हम 4 की बात करते हैं। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, तो व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। मान लिया जाए कि ये समतल दर्पण है, आप इसको दैनिक जीवन में खुद अनुभव कर लेंगे। एक ऐसे दर्पण रख लीजिए, उसकी तरफ दौड़िए, आप दौड़ते हुए आइए। ऐसे आप दौड़ रहे हैं, कोई आदमी है जो दौड़ रहा है जल्दी जल्दी, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो जब आप दौड़ेंगे तो इधर आपका प्रतिबिंब जो बनेगा ये भी ऐसे इधर आपकी तरफ दौड़ेगा। अगर आप इसकी तरफ दौड़ेंगे तो लगेगा कि आपका प्रतिबिंब भी आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, और उतना ही वेग से भी आएगा। तो 5 से आप भी चल रहे हैं, 5 से ये भी चल रहा है,
तो इसको अपना प्रतिबिंब 10 से आता हुआ प्रतीत होगा। क्यों 10 से आता हुआ प्रतीत होगा? क्योंकि दोनों चल रहा है ना, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, तो इसका 5 है, इसका 5 मिला करके 10 मीटर पर इसको क्या लगेगा कि वो हमारी तरफ 10 से आ रहा है। तो डबल आप कर लेंगे, वेलोसिटी को क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे, क्योंकि ये चलेगा तो अपने आप चलना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं ना आप सोच रहे हैं कि ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहीं का यहीं रह जाएगा। दर्पण ये प्रतिबिंब भी ऐसे जैसे जैसे इधर जाएगा, देखिए 2 मोशन हो रहा है। क्या ठो मोशन हो रहा है? 2 ठो। 5 इसका 5 इसका मिला के कितना हो गया? 10 हो गया। दोनों गति कर रहा है। अगर केवल यही गति करता तो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड होता, लेकिन ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों ऐसे 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 चल दिए, तो दोनों चल रहा है, इसलिए 5 में हम 2 का गुणा कर लेंगे तो 10 से उसका प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होगा। इसके बाद हम लोगों ने समतल दर्पण की कहानी ख़त्म कर ली। इसके बाद हम आएंगे गोलीय दर्पण की कहानी पर। ये सब कहानी भी हमने आपको सब डिस्कस कर चुका है, सब डिस्कस कर दिया है। सिर्फ मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ किताब की भाषा में, जो आपकी किताब की भाषा है। चूँकि हमने अपनी भाषा में आपको सब समझाया था, तो मैं दोबारा रिवीजन आपकी किताब की भाषा में करा दे रहा हूँ। चलिए, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता। हमने आपको बताया था कि कोई ऐसे गोल शीशा ले लीजिए, जैसे बल्ब ले लीजिए। बल्ब आप देखे यहाँ गोल होता है, आप बल्ब को किसी तरह से चाकू से ऐसे काट दीजिए तो आपको ऐसे एक शीशा, ऐसे गोल टाइप का शीशा ऐसे मिलेगा, क्योंकि बल्ब तो गोलाकार ऐसे होता है पूरा। तो जब आप इसको काटेंगे तो ऐसे गोल टाइप का, ऐसे जैसे मेरा हाथ दिख रहा है, ऐसे गोल टाइप का आपको मिलेगा। इसी का नाम है गोलीय दर्पण। लेकिन इसमें करना क्या होगा कि किसी एक सतह पर आपको पॉलिश करनी होगी। अगर मान लीजिए कि मैं एक ऐसे बल्ब ले लूँ, बल्ब, ये बल्ब हमने ले लिया, इस पर पॉलिश कर दीजिए, आप लाल से पॉलिश कर दीजिए, बाहर से पॉलिश, फिर इसको काट दीजिए तो पॉलिश ऐसे मिलेगा आपको बाहर वाले तल पर। और एक काम और किया जाए कि बल्ब में अंदर पॉलिश कर दिया जाए। पॉलिश कहाँ किया जाए? अंदर किया जाए। अब इसको काटा जाए, ऐसे काट देंगे तो ये ऐसे मिलेगा जिसमें अंदर पॉलिश रहेगा। तो गोलीय दर्पण में 2 कहानी चलती है, एक अंदर पॉलिश, एक बाहर पॉलिश। जब बाहर पॉलिश होगा तो अंदर का पृष्ठ चमकदार होता है, और जब अंदर पॉलिश होगा तो बाहर का पृष्ठ चमकदार होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? जिसमें बाहर पॉलिश होता है उसमें चमकदार पृष्ठ दबा हुआ है, दबा हुआ मतलब अंदर धंसा हुआ, और जिसमें अंदर पॉलिश है उसमें चमकदार पृष्ठ उभरा हुआ है, ऐसे ऐसे उभरा हुआ है। ये उभरा हुआ कहते हैं, इसको दबा हुआ कहते हैं। अगर हाथ ऐसे है तो ये दबा हुआ पोर्शन है। क्या कौन सा पोर्शन है? उभरा हुआ पोर्शन है। तो जब उभरे पोर्शन पर पॉलिश होगी तो इसका नाम है अवतल दर्पण, और जब दबे पोर्शन पर पॉलिश होगी इसका नाम है उत्तल दर्पण। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। तो आपसे पूछा जाए कि गोलीय दर्पण क्या होता है, सबसे पहले तो गोलीय दर्पण की बात करें, जो यहाँ लिखा हुआ हमारा हेडिंग। तो लिखा गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया, जैसे खोखला गोला है इसका एक काट लीजिए तो एक भाग मिल गया। क्या मिल गया? भाग मिल गया। तो गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। देखिए लिखा काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई, कलई माने पॉलिश होता है, एक तल पर। जैसे 2 तल है, ये अंदर वाला बाहर वाला, अंदर वाला बाहर वाला, तो किसी एक तल पर हम क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। कलई करना माने पॉलिश कर देना। करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। इसको आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट, ये आयरन ऑक्साइड का पेंट होता है। आप देखे होंगे जो दर्पण होता है तो शीशे के पीछे एक लाल पेंट लगा रहता है। उस कौन सा पेंट होता है पूछा भी जाता है, तो आप कहेंगे आयरन ऑक्साइड का पॉलिश होता है। तो किसी तल पर हम कर सकते हैं, अगर इस तल पर करेंगे तो ये बनेगा तो अवतल दर्पण, अगर अंदर वाले तल पर कर देंगे तो उत्तल दर्पण। चलिए, अब यहाँ लिखा भी है दबा हुआ तल को अवतल कहते हैं। देखिए दबा हुआ तल है, आए उभरा हुआ तल है तो इसको कहते हैं उत्तल। उभरा माने उत्तल। अगर चमकदार पॉलिश उभरा, चमकदार वाला तल उभरा हुआ है तो उत्तल कहेंगे। आज चमकदार वाला तल देखिए दबा हुआ है, क्योंकि ये चमकदार वाला है, दूसरा नंबर वाला, ये तो पॉलिश वाला है, ये वाला। तो चमकदार तल अगर दबा हुआ है तो ये अवतल हो गया, और चमकदार तल अगर उभरा हुआ है तो उत्तल हो गया। तो ये एक ठो याद कर लेंगे, एक ठो याद करने की जरूरत नहीं, बस इसी को याद कर। उभरा हुआ उत्तल, उभरा हुआ उत्तल। चमकदार तल अगर उभरा होगा तो क्या कहेंगे? उभरा उत्तल। उ माने उभरा, उ माने उत्तल। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। यहाँ सब लिखा भी है। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा हमने डिफिनीशन आपको बता दिया है। अब आइए हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में देखा। ये भी तो हम लोग जान चुके हैं उत्तल दर्पण, ये भी हम लोग जान गए हैं, अवतल दर्पण भी जान गए हैं। अगला आइटम देखते हैं। अब इससे संबंधित परिभाषा, हम लोग इससे संबंधित तमाम चीज़ों के बारे में परिभाषा भी जान लिया था। दर्पण का ध्रुव हम लोग जाने थे, फोकस जाने थे, द्वारक जाने थे, फोकस दूरी हम लोग जाने थे, वक्रता केंद्र जान लिए थे, वक्रता त्रिज्या जान लिए थे। फिर वही चीज़ मैं एक बार पुनः आपको दोहरा रहा हूँ। तो मान लिया जाए कि ये ऐसे आपका अवतल दर्पण है, ये पालिश ऐसे लगा हुआ है, तो बीचों बीच में एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं। आइए जो है ऐसे अगर इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाए गोले को, तो गोले को कंप्लीट करने पर एक हमारा ऐसे पोर्शन मिलता है, एक गोले का केंद्र मिलता है, एक केंद्र, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। खाली केंद्र नहीं कहेंगे। तो गोले को केंद्र, जो गोलीय दर्पण का जो सेंटर होता है, इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। देखिए लिखा यहाँ जो दर्पण का मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट, कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को एक नाम दिया गया, कौन सा नाम दिया गया? ध्रुव। इंग्लिश में इसको कहते हैं पोल। ये सारी कहानी हम आपको पहले ये सब डिस्कस कर चुके हैं। देखिए लिखा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ यानी ये अंदर वाला पृष्ठ, इसके मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही मध्य बिंदु कहते हैं। केंद्र, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में केंद्र कौन है? केंद्र माने मध्य वाला। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा बीचों बीच वाला पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जिसको केंद्र कहते हैं, इसी को ध्रुव कहते हैं। आए दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। यहाँ देखिए पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब दर्पण, ये पी से इसको डिनोट करते हैं, पोल इसका नाम भी है। फिर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये वृत्त का केंद्र ही है। तो कहेंगे कि दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए लिखा गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस गोले का भाग होता है, कांच का एक गोला होगा जिसका एक भाग होगा, तो उस गोले का जो सेंटर होगा वही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। इसे सी से डिनोट करते हैं, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए अगर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का जो सेंटर है वो परावर्तक तल की ओर होगा। ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल की तरफ है। लेकिन अगर कहीं उत्तल दर्पण को हम लोग ऐसे करते हैं, इधर पालिश होती है अंदर की तरफ, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो विपरीत दिशा में होता है, यानी यहाँ होगा सी। तो परावर्तक तल के दूसरे साइड में होता है। तो जो अवतल दर्पण है उसका जो वक्रता केंद्र है वो परावर्तक तल की ओर होता है, जबकि जो उत्तल दर्पण है उसका जो वक्रता केंद्र है वो परावर्तक तल के विपरीत दिशा की ओर होता है। ये परावर्तक तल ये है, परावर्तक तल है, ये वाला तल परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल की तरफ ये सी नहीं रहेगा, सी जिधर पालिश लगा है उधर होता है। पालिश उस साइड में लगा है, राइट साइड में, ये राइट साइड में है, परावर्तक तल लेफ्ट साइड में। इसमें क्या है कि जिधर परावर्तक तल है उधर सी है, इधर परावर्तक तल नहीं है तो उधर वो चीज़ नहीं है। आगे देखिए, तो हम लोग वक्रता केंद्र समझ लिए, हम लोग पोल समझ लिए। उसके बाद वक्रता त्रिज्या को हम लोग समझेंगे। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो अभी हमने ऐसे बनाया था उत्तल दर्पण, इसको ऐसे किया था। ये आपका 40 वाला तल है, इसको P कहते हैं पोल, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई जो डिस्टेंस होती है C से P तक की दूरी, इसको कैपिटल R से या कहीं कहीं स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो स्मॉल r, एक किताब में कैपिटल R दिया हुआ है तो कैपिटल R लिख दिया जाए। तो इस कैपिटल R को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या में रेडियस होता ही है। आप इस गोले को पूरा बना लेंगे तो यही तो रेडियस होता है, इसीलिए इसका नाम रेडियस रखा गया, त्रिज्या रखा। लेकिन थोड़ा सा एक शब्द बढ़ा दिया गया, कौन सा त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। तो आपसे पूछा जाए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा भी है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, यानी कांच के जिस खोखले गोले का एक भाग है उसकी जो त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको दूसरे शब्दों में लिखा है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये ध्रुव है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होती है ये होती है वक्रता त्रिज्या होती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और कहानी। देखिए एक गोला है, तो गोले के बीच में सेंटर है, इसी का नाम वक्रता केंद्र है। ये दर्पण का मध्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक दर्पण है, ये दर्पण का केंद्र बिंदु है, इसी का नाम होता है ध्रुव। यह जो CP दूरी होती है इसी का नाम है यार, इसी को फिगर के माध्यम से दिखाया है और कोई बात नहीं है। ये आपका है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र इधर होता है, ये अवतल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र इधर होता है। P से C तक की दूरी को R कहते हैं, P से C तक की दूरी को R कहते हैं, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। ये सब कहानी हम लोग को पता हो गई। चलिए अलग अलग दर्पण के लिए सब बता दिया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं मेजर प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन चलती है इसी का नाम होता है मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष। देखिए क्या लिखा है, दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ये है वक्रता केंद्र और यह दर्पण का ध्रुव, इसको मिला दिया जाए, मिला करके इसको आगे पीछे बढ़ा दिया जाए तो ये जो रेखा हमको मिली, ये रेखा हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसी का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, PC रेखा। आगे पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस देखिए क्या होता है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। देखिए होता क्या है, मैंने सब पीछे सब डिस्कस हमने कर दिया था कि ऐसे अगर कोई मुख्य अक्ष के पैरेलल रेज जाती हैं तो ये सारी रेज जो होती हैं ये जब परावर्तित होती हैं तो एक ही पॉइंट से होके जाती हैं, एक ही पॉइंट से सारी किरणें एक ही बिंदु से होकर पास करती हैं। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। तो क्या परिभाषा बनाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, सब नहीं, ये सब पैरेलल जा रही है, सीधा तिरछा वाली नहीं। अगर ऐसे तिरछा ले जाएंगे, तिरछा तो नहीं जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु से पास करती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। अब आइए फोकस दूरी की बात करें। तो ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच एक डिस्टेंस होता है, भले चाहे जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, एक दूरी होती है। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी, इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को भी आप ध्यान रखेंगे। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और जो स्मॉल f होता है वो r का आधा होता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल R है, तो कैपिटल R के बीचों बीच में f होता है, तो f जो होगा वो r का आधा होगा। आधा का मतलब 2 से भाग देंगे। f छोटा होता है, r बड़ा होता है, तो f कितना होता है? r का आधा होता है। अगर r 10 है तो f 5 होगा, r 10 है तो f क्या होगा? 5 होगा। r 20 है तो ये वाला 10 होगा।
क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, ये बीच में होता है इसके। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। ये सब हम लोग जान चुके, पहले भी हमने सब आपको डिस्कस किया ही है। चलिए, अवतल दर्पण के लिए ये कहानी होती है कि जो भी किरण ऐसे जाती हैं पैरेलल, देखिए सब पैरेलल एक साथ एक दिशा में जा रही है। तो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो एफ पर आई, ये भी रिफ्लेक्ट हुई तो एफ पर आई, ये भी रिफ्लेक्ट हुई तो एफ पर आई, ये भी रिफ्लेक्ट हुई तो एफ पर आई। यही है मुख्य फोकस या फोकस। तो क्या कहेंगे मुख्य फोकस की परिभाषा, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु से होकर जाती हैं उस एक बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो किरणें ऐसे गई, सब पैरेलल किरणें गई, तो ये यहाँ से परावर्तित हो गई तो बाहर की तरफ फैल रही हैं। लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाया गया तो सब एक पॉइंट से लग रहा कि एक ही पॉइंट से बाहर निकल रही हैं। लग रहा है इसे एफ से भी आ रही है, 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 चारों एफ से ही आ रही हैं। तो इसकी परिभाषा ये देखिए, ये उत्तल दर्पण हमारा। तो उत्तल दर्पण के फोकस की क्या परिभाषा देंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जहाँ से जब भी किरणें आपतित होती हैं तो जिस पॉइंट से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसी पॉइंट को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। तो इसको ऐसे कह लिया जाए कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ये भी P से F तक की दूरी स्मॉल f होगी और P से C तक की दूरी कैपिटल R होती है। तो ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। उस दोनों में वही कहानी चलती है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोकस तल की बात करेंगे। तो फोकस तल क्या होता है, तो फोकस तल की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। हमने सब आपको डिस्कस कर लिया था। इसका फिगर भी हमने आपको बनाया था, बना के फिगर भी इसका दिखाया था। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। आपका ये अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका केंद्र है, ये फोकस है। तो यहाँ पर एक प्लेन हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए, एक मैं प्लेन बना रहा हूँ, ऐसे एक प्लेन, या एक प्लेन है, इसको ABCD नाम रख दिया जाए। ABCD प्लेन जो कहाँ से होके जा रहा है, फोकस से होके जा रहा है। कहाँ से होके जा रहा है, फोकस से होके जा रहा है। तो ये जो प्लेन है इसी का नाम है फोकल प्लेन। क्या नाम है, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन जिसको क्या कहेंगे, फोकस तल। क्या कहेंगे, फोकस तल। तो ये फोकस तल है। तो आपसे पूछा जाए फोकस तल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि दर्पण के फोकस पर स्थित तल को फोकस तल कहते हैं। दर्पण के फोकस से जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। अब देखिए, दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का द्वारक होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर दर्पण यहाँ से बना है M1 से लेके M2 तक, तो इसका जो व्यास बनता है, व्यास का मतलब एक सीधी रेखा से हम लोग मिला देते हैं। तो M1 M2 इस दर्पण का द्वारक है। देखिए, कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो व्यास के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो M1 M2 जो है ये व्यास है, और M1 M2 व्यास को ही द्वारक कहते हैं। अपर्चर ऑफ मिरर, इसको इंग्लिश में अपर्चर बोला जाता है। तो ये सारी कहानी हम लोग आपको बता दिया था। अब तक जो भी मैं डिस्कस किया हूँ ये सारा कुछ हमारा बताया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डील करेंगे। आइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें आपका सवाल देखिए, एग्जाम्पल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी होता है R/2, याद कर लीजिए। तो R 50 दिया है तो 50 का आधा कर दीजिए, 25 आएगा। 25 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए। दूसरा सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या बताइए। तो फिर वही फार्मूला लिखिए, F = R/2। तो हमको ये पता है
15, तो 15 लिख दें। 15 बराबर आर पता नहीं है तो आर बटा 2 बटा करके तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो आर का गुणा 1 में आर हो गया, 2 में 15 का गुणा हो गया 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का दुगुना होता है रेडियस। इसको हम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे कह देंगे। फोकस दूरी पता है, रेडियस पूछ रहा है डबल कर दीजिए, रेडियस दिया फोकस दूरी पूछ रहा आधा कर दीजिए। अगला सवाल देखते हैं। यही 2 सवाल था, इसके बाद हम लोग आ गए एक नए आइटम पर जिसको कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। तो जितना हमने आपको क्लास 10th में डिस्कस किया था साइंस में, वो अब तक हमने सब डील कर लिया। आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो भी चीज़ें नहीं आएंगी उसको आप कॉपी पर नोट करेंगे। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लें, उसके बाद किताब को 2 बार 3 बार पढ़ लें। जो भी दिक्कत होती है उसको कॉपी पर नोट कर लें। नोट करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, या जो भी हमारा लाइव क्लास चलेगा, जैसे ही हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।